Welcome to my channel Prime Time Academy by Vishal Urade. Before we starting the Watson and Crick model of DNA, we will first see who proposed this theory as well as Watson and Crick जो मॉडल है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है. तो दो मैं डाटा भी बताऊंगा कि कौन से दो थ्योरीज है, चारगॉफ रूल एज वेल एज एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. ये दोनों डाटा पे ये स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था. एज वेल एज ये साइंटिस्ट कौन है, मैं आपको पहले साइंटिस्ट बताऊंगा, बाद में डाटा बताऊंगा. तो ये वीडियो में हम पहले साइंटिस्ट एंड डाटा लेने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर वाटसन एंड क्रिक शुरू होगा. तो सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए हमारे कि दो साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. वन इज कॉल्ड एज अ जेम्स वाटसन and second scientist is a फ्रांसिस क्रिक. ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए. ये दोनों साइंटिस्ट जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, ये दोनों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था और इस थ्योरी के लिए उन्होंने वर्क किया था उन्होंने वर्क किया एट, ध्यान में रखिएगा, कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज. तो वाटसन एंड क्रिक, जिसमें वाटसन ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और फ्रांसिस क्रिक ये इंग्लिश केमिस्ट थे. इन दोनों ने कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में वर्क कर रहे थे. उसी समय उन्होंने प्रपोज कर दिया दैट द थ्योरी प्रपोज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये मॉडल उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953 उन्होंने प्रपोज किया मॉडल को. उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी, इस स्टडी का, इस मॉडल का जो रिसर्च पेपर था वो पब्लिश कर दिया. बोथ द साइंटिस्ट पब्लिश देयर रिसर्च पेपर इन द जर्नल का नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए आपके, नेचर एंड साइंस. इस जर्नल में उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर था वो पब्लिश कर दिया. उसके बाद 1962 में तीन साइंटिस्ट को, दैट इज वाटसन, क्रिक और जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्योरी दी थी विल्किन, इन तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया. नोबेल प्राइज जो साइंस का सबसे बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज दिया गया इन द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए. लाइक दैट दिस इज द साइंटिस्ट हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो मैंने बताया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये दो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्क किया था कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज में, और ड्यूरिंग वर्क दे प्रपोज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, माने पूरी दुनिया ने ये डीएनए का मॉडल एक्सेप्ट किया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953. उसके बाद उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया इन द जर्नल दैट इज नेचर एंड साइंस, और 1962 में इन दो साइंटिस्ट एज वेल एज विल्किन, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर द मॉडल दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो मॉडल दिया था इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, ये मॉडल के लिए उन्होंने यूज किया डाटा दो
इसका डाटा यूज किया एक चारगॉफ रूल और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। चारगॉफ रूल मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में उतना डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आपको यहां ध्यान देना है। व्हाट इज चारगॉफ रूल? चारगॉफ रूल सबसे पहले आया चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल आया जिसमें चारगॉफ रूल 1950 में आया था। तो 1950 में इरविन चारगॉफ एनालाइज द नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय क्रोमेटोग्राफी। उन्होंने बहुत सारे डीएनए लिए और क्रोमेटोग्राफी स्टडी से, केमिस्ट्री की क्रोमेटोग्राफी स्टडी से उन्होंने, इरविन चारगॉफ ने कुछ जनरलाइजेशन दिया कि डीएनए के अंदर क्या होना चाहिए, और उसी का बेस लेते हुए क्या जनरलाइजेशन था मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला जनरलाइजेशन था दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ प्यूराइन एंड पायरिमिडीन, एंड प्यूराइन एंड पायरिमिडीन रेशो इज कांस्टेंट। उन्होंने बताया था कि प्यूराइन और पायरिमिडीन, जितने प्यूराइन उतने पायरिमिडीन होना चाहिए, दैट रेशो इज कांस्टेंट। सो उसके लिए एक रूल बनाया था, ध्यान देना बराबर, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसी को चारगॉफ रूल कहते हैं, ध्यान में आना चाहिए आपके। ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट माने प्यूराइन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, ऐसा उनका कहना था। दूसरा अगर आप लोग देखोगे जनरलाइजेशन था इस थ्योरी का, क्या जनरलाइजेशन था? जितने एडेनाइन होने चाहिए उतने थाइमिन होने चाहिए, क्योंकि एडेनाइन वर्सेस थाइमिन होता है, हमने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड में देखा है। एंड ग्वानाइन जितने होते उतने साइटोसिन होना चाहिए। तो ये ध्यान में रहना चाहिए आपके। और से दूसरा पॉइंट क्या, एडेनाइन आर इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानाइन आर इक्वल टू साइटोसिन। ये सेकंड जनरलाइजेशन। तीसरा जनरलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरलाइजेशन के हिसाब से ए प्लस टी रेशो ऑफ एडेनाइन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानाइन प्लस साइटोसिन, ये रेशो डिसाइड करता है, या ये रेशो का जो आंसर आएगा ये हर स्पीसीज के हिसाब से अलग होता है। इट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन कांस्टेंट फॉर सेम स्पीसीज। ध्यान में रहे, एक स्पीसीज के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है ये रेशो, लेकिन अगर सेम स्पीसीज है तो रेशो सेम होना चाहिए। दैट इज ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, का आंसर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग लेते हैं हम खुद को, तो वो रेशो 1.4 आना चाहिए। और मैं अगर प्रोकैरियोट लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग जस्ट द बैक्टीरिया दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिससे टीबी होती है, वो उसमें अगर आप लोग रेशो देखेंगे तो वो 0.6 आता है। तो ये कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर स्पीसीज में, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज में ये जो रेशो होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ रहे? 3 रूल ध्यान में रहे, क्योंकि इसके बेस पे वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल बनाया था। पहला क्या रूल था? पहला था प्यूराइन और पायरिमिडीन डीएनए में सेम होना चाहिए, रेशो जो होता है सेम होना चाहिए। रेशो बोलिए, या प्यूराइन एंड पायरिमिडीन रेशो कहिए, या दे आर सेम कांस्टेंट। दैट इज ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नीट में या एग्जाम में आपको पूछेंगे। सेकंड, ए एंड टी एंड जी एंड सी, इसका मतलब एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानाइन इज इक्वल टू साइटोसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में तीसरा एक बताया था उन्होंने, जो रेशो होता है दैट इज ए प्लस टी एंड जी प्लस सी का, वो अलग है। ये मैं यहां पे ए प्लस जी लिखा हूं बराबर, टी प्लस सी, लेकिन यहां पे ए टी के साथ रहता है और जी सी के साथ रहता है। इस वजह से ये जो रेशो है ये हर स्पीसीज में अलग अलग होता है, लेकिन पर्टिकुलर सेम स्पीसीज में सेम होता है। अब इसके लिए उन्होंने और एक अपना लॉ बनाया, ध्यान देना बराबर, फोर्थ, दैट ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू लेस देन 1। लेस देन 1, ध्यान में रहे मैं क्या लिख रहा हूं, जो रेशो है ए प्लस टी एंड
G प्लस सी इक्वल टू लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1, समझ में आ रहा है, लेस देन 1, लेस देन 1। और ये देखा गया प्रोकैरियोट्स में, किस में देखा गया, प्रोकैरियोट्स में। अगर ये रेशो लेस देन 1 है तो वो प्रोकैरियोट है, और अगर ये रेशो मोर देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 5th पॉइंट हियर, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी, ये रेशो अगर मोर देन 1 आ गया, मोर देन 1, तो ध्यान रखिए ये यूकैरियोट्स है, दिस आर द यूकैरियोट, अगर मोर देन 1 है तो, और ये अगर लेस देन 1 है तो दैट इज द प्रोकैरियोट। ठीक है, ये हो सकता है प्रोकैरियोट्स, एंड हियर इट इज ऑलवेज यूकैरियोट्स। मैं आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया हूं, क्या, अगर मैं बैक्टीरिया देखता हूं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया देखता हूं, टीबी का बैक्टीरिया अगर देखता हूं, उसका नंबर देखा गया है 0.6, कितना देखा गया है, 0.6। और जब हम ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग में ये रेशो देखा गया है 1.4। तो ये 5 ऐसे चारगाफ रूल है, चारगाफ ने अपना जनरलाइजेशन दिया था, जिसके बेस पे वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल बनाया था। तो ये बहुत कम बुक्स में आपको दिखेगा, जो मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डाटा आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया, चारगाफ रूल आया, इरविन चारगाफ ने 1950 में ये जनरलाइजेशन दिया कि डीएनए के अंदर प्यूराइन और पायरिमिडीन का रेशो सेम होना चाहिए, देयरफॉर A प्लस G इक्वल टू T प्लस C, ऐसा लिखा गया। बाद में उन्होंने कहा एडेनाइन जितना है उतना थाइमिन होना चाहिए, ग्वानाइन जितना है उतना साइटोसिन होना चाहिए। बाद में कहा रेशो जो आप लोगे A प्लस T एंड G प्लस C, ये नियर अबाउट, ये रेशो हर स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन सेम स्पीसीज में एक होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। ये जो रेशियो अगर लेस देन 1 हुआ तो वो प्रोकैरियोट है, एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस 0.6, और अगर वो मोर देन 1 है तो मैं कहूंगा ह्यूमन बीइंग हम लोग 1.4 है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप बोलोगे ये रेशियो ऐसे अलग अलग क्यों है, तो यहां पे ध्यान में रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि A प्लस टी एंड G प्लस सी, ये अगर लेस देन 1 है तो समझ जाना ग्वानाइन एंड साइटोसिन ये ज्यादा से ज्यादा है, और अगर ये रेशो बढ़ गया तो इसका मतलब एडेनाइन एंड थाइमिन ये ज्यादा से ज्यादा है। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। सो दिस इज द चारगॉफ रूल, ओके। एंड नाउ वी आर टेकिंग लास्ट रूल, दैट इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। तो 3 साइंटिस्ट आए थे एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज में, उनके नाम आप अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, हम टॉपिक का नाम है जो सेकंड थ्योरी थी जिसके बेस पे और डीएनए स्ट्रक्चर बनाया गया, वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी में विल्किन, रोसैलिन, फ्रैंकलिन एंड एस्टबुरी, इन 3 साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया। एक्सरे लिया डीएनए का छोटा सा, वहां देखा उन्होंने, क्या देखा, दैट डीएनए आर डबल हेलिक्स, डीएनए आर डबल हेलिक्स, ये पहले देखा। सेकंड क्या देखा उन्होंने, जो डबल हेलिक्स है डीएनए, उसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन यूनिट है। दैट इज द डायमीटर, इट इज द डीएनए इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, इट्स डायमीटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, एंड दैट इज 2 नैनोमीटर, या आप कह सकते हो 20 एंगस्ट्रॉन यूनिट। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एक फोल्ड है, इस फोल्ड के अंदर दैट इज वन कॉइलिंग हैविंग नियर अबाउट द लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट, 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट। और इन 3 बातों पे और चारगाफ रूल पे ये पूरी थ्योरी डिपेंड है, एंड वी विल सी द वाटसन एंड क्रिक मॉडल आफ्टर दिस थ्योरी, ओके। सो इसके बाद का वीडियो मेरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे रहेगा। इस तरह से हमारा पहला वाटसन क्रिक का जो बेस है वो एंड हुआ है, एंड नेक्स्ट वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।